हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं यूपी टेट के लिए हिंदी और ईवीएस की, तो ईवीएस की हमारी कल क्लास हुई थी जिसमें हमारा टॉपिक था खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला। और आज हो रही हिंदी की क्लास, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है वचन। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका एक का क्वेश्चन बन जाता है वचन से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक वचन। ठीक है, अगर वचन की परिभाषा की हम बात करें तो इसकी परिभाषा बनेगी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो, मतलब कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है या कोई ऐसा मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वस्तु है, कुछ भी है जो एक से अधिक हो। क्या हो, एक हो या एक से अधिक हो, तो उसे ही हम वचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वचन कहते हैं। मैंने आपको बताया, चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अगर वो एक है या एक से अधिक है, ठीक है, जिससे क्या हो कि एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं। अगर हम संस्कृत पर यहीं की बात करें कि संस्कृत में वचन की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कौन कौन से? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं और हिंदी में वचनों की संख्या 2 है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका संस्कृत में पूछा जाएगा संख्या के बारे में कि संस्कृत में वचन की संख्या कितनी है या कौन कौन से हैं। तो 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वचन की परिभाषा और वचन के प्रकार। तो हिंदी में मैंने आपको बताया कि 2 हैं। आगे देख लेते हैं। तो अब इसमें जो हिंदी में कौन कौन से हैं, तो एक वचन और बहुवचन है। अब यहीं पर बीच में आ जाएगा कि द्विवचन। संस्कृत में क्या आ जाएगा? द्विवचन आ जाएगा। ठीक है, एक वचन तो जिस शब्द से क्या हो, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, मतलब ऐसा कोई शब्द हो जिससे हमें ये ज्ञात हो कि कोई किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही है, तो वो क्या होगा? हमारा एक वचन होगा। परिभाषा हमारी क्या दी गई है कि शब्द के या जिस शब्द के रूप से केवल एक का बोध, मतलब एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो उसे हम कहेंगे एक वचन। क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। जैसे जैसे है हमारा कि बालक पढ़ता है। तो मैंने कहा आपसे कि बालक पढ़ता है, तो आप कहेंगे कौन सा बालक? आपने कहा वो बालक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो बालक है और इसके साथ जो क्रिया प्रयोग हुई है, इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो मतलब एक ही बच्चा है, मतलब एक का बोध हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ हो जाता बालक पढ़ते हैं, मतलब आपकी क्रिया में ए प्रत्यय जुड़ जाता, तो हो जाता है यहाँ पर बहुवचन कि बालक, बहुत सारे बालक हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन है बालक पढ़ता है, तो ता आ गया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बालक है वो सिर्फ एक का बोध हो करा रहा है यहाँ पर। जैसे बालिका खेलती है, क्या है? बालिका खेलती है। अगर यही तो ये बालिका जो शब्द है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो बालिका है मतलब कोई एक लड़की है, वो क्या कर रही है? खेल रही है। अगर यहीं पर होता कि बालिकाएं खेल रही हैं, काएं लगा होता, तो हमारा वहीं पर क्या हो जाता? या प्रत्यय या मतलब कि अगर ये लगा होता, ठीक है, तो हमारा हो जाता बहुवचन। लेकिन इसमें ये लगा नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर बालिका जो शब्द है ये एक वचन को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है, मतलब कोई एक बालिका है जो खेल रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं घोड़ा दौड़ता है। तो तीसरा हमारा क्या है कि घोड़ा दौड़ता है। तो अगर घोड़ा जो शब्द है ये क्या कर रहा है? एक वचन को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब कोई एक घोड़ा है जो दौड़ रहा है। अगर ऐसे होता है कि घोड़े दौड़ रहे हैं या घोड़े दौड़ते हैं, तो एक ही मात्रा आ गई ड़ा पर ना, तो घोड़े, जिसमें हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे घोड़े हैं जो दौड़ रहे हैं, मतलब एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। जो घोड़े शब्द है वो क्या कर रहा है? एक से अधिक घोड़े का बोध करा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा बहुवचन। लेकिन घोड़ा दिया गया है, तो ये किसी एक घोड़े की बात की जा रही है, तो एक वचन का ये बोध करा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक वचन में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि बालक, बालिका और घोड़ा एक वचन है, क्योंकि इनसे केवल एक ही बालक, बालिका या घोड़े का बोध हो रहा है। ठीक है, ये हमारे हो गए एक वचन के। अब हम द्विवचन की बात कर लेते हैं, सॉरी बहुवचन की, क्योंकि द्विवचन तो हिंदी में होता ही नहीं है।
बहुवचन की बात कर लेते हैं। तो इसमें है कि संज्ञा या सर्वनाम के लिए कोई ऐसा शब्द प्रयुक्त हो जो केवल मतलब एक से अधिक का बोध हो, मतलब कि ऐसा कोई शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध कराए, वो हमारा बहुवचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुवचन कहलाएगा। जैसे बालक पढ़ते हैं, मैंने आपको साथ में समझाया था कि जैसे बालक पढ़ता है तो ता है, मतलब हमें पता चला है कि कोई एक बालक है जो पढ़ रहा है, लेकिन यहीं पर क्या हो रहा है कि बालक पढ़ते हैं। ऐसे मैंने कहा आपसे, बालक पढ़ते हैं, ते आ गया ना, ए प्रत्यय लग गया पढ़ते में। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर पता चल रहा है कि कई सारे बालक हैं जो पढ़ रहे हैं। जैसे बालिकाएं खेलती हैं, जो बालिका मीन्स केवल एक लड़की। अब इसमें एक ही ए मतलब कि काएँ, ए की ए प्रत्यय जुड़ गया, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कई सारी लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं जो खेल रही हैं। अगर केवल बालिका होता तो हमारा हो जाता है कि कोई एक लड़की है जो खेल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े मीन्स कई सारे घोड़े हैं जो दौड़ रहे हैं। अब आप जब शब्द पढ़ेंगे तो आपको खुद आभास होगा कि कहाँ पर एक एक चीज़ का बोध हो रहा है, कहाँ पर एक से अधिक का बोध हो रहा है। ठीक है, तो घोड़े दौड़ते हैं मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कई सारे घोड़े हैं जो दौड़ रहे हैं। ये नीचे दिया गया है कि बालक, बालिकाएं और घोड़े बहुवचन है, क्योंकि इनसे एक से अधिक का बोध हो रहा है, तो ये इसलिए बहुवचन है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण नियम देख लेते हैं कि किस प्रकार हम पहचानेंगे कि हमारा कौन सा शब्द बहुवचन है और कौन सा हमारा एक वचन है। ठीक है, तो कुछ नियम यहाँ पर हैं, उसको देख लेते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है यूपी टेट का, इसमें मतलब नियम से कोई प्रश्न नहीं आएगा, केवल आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है, या कोई शब्द दे दिया जाएगा और उसको आपको बहुवचन बनाना रहेगा। यही सारे क्वेश्चन यहाँ से, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। छांटना रहेगा कि कौन सा एक वचन है या बहुवचन है, या कोई शब्द दे देंगे और आपको उसका बहुवचन या एक वचन बनाना रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, नियम वगैरह नहीं पूछा जाता। अब आपको आप इसको पहचानेंगे कैसे कि ये एक वचन है या बहुवचन? इसके लिए पहला नियम हमारा क्या है? पहला नियम है कि कोई शब्द दिया रहेगा और उसमें अगर हम ए प्रत्यय लगाकर क्या करेंगे, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए प्रत्यय लगाना। जैसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें हम ए प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं, तो कुछ शब्द मैंने लिए हैं जो महत्वपूर्ण। जैसे बच्चा, बच्चा हमारा क्या है? बच्चा क्या है? तो बच्चा हमारा एक वचन है। अब इसमें जब हम ए प्रत्यय लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा बहुवचन। जैसे बच्चा से हमने क्या बना दिया? बच्चे। जैसे अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे खेलते हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कई सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। तो बच्चा से, बच्चा में क्या किया हमने? ए प्रत्यय लगा, जिससे बन गया बच्चे, बच्चे। ठीक है, तो ये क्या है? बच्चे से बन गया बहुवचन बच्चे। ठीक है, कमरा। अब जैसे मैंने कहा कि आयुष कमरा नहीं, ये आयुष का कमरा है। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बताया कि ये जो है ये आयुष का कमरा है। तो किसी मैंने एक कमरे की यहाँ बात की, लेकिन अगर यही मैं कहती कि आयुष कमरे में पढ़ रहा है, अब पता नहीं किस कमरे में पढ़ रहा है, बहुत सारे कमरे हैं, तो यहाँ पर जो कमरे आ गया, कमरे लग गया ना, मतलब रा में एक ही प्रत्यय लग गई, तो ये हमारा हो गया बहुवचन। कमरा एक वचन है और कमरे हमारे बहुवचन है। जैसे मुर्गा, जैसे मुर्गा, तो मुर्गे में जब हम ए प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा मुर्गे। मुर्गा क्या है? एक वचन है। अगर ए प्रत्यय लगे तो होगा मुर्गे। जैसे मुर्गे दाने चुन रहे हैं, तो मुर्गे मीन्स कई सारे मुर्गे हैं जो क्या कर रहे हैं? दाने चुन रहे हैं। तो मुर्गा एक वचन है और मुर्गे हमारे क्या है? बहुवचन है। इसमें ए का प्रत्यय लग गया। अब ए का प्रत्यय लगा, आप सोचिए अब इसमें ए कहाँ है? तो भाई आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ए की मात्रा होती है वो ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मात्रा लग रही है यही ए है। ठीक, फिर है हमारा दाना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, 1 मिनट रुक जाए, अभी हम सही किए दे रहे हैं। तो दाना से क्या हो जाएगा? दाने। दाना में क्या दाना हमारा क्या? एक वचन है। ठीक है, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? दाने। मतलब यहाँ पर एक दाना है, यहाँ दाना पड़ा हुआ है, तो मतलब कोई एक दाना है, लेकिन आपने कहा यहाँ पर पड़े हुए हैं बहुत सारे दाने पड़े हुए हैं, तो मतलब दाने आ गया ना, तो वो हमारा बहुवचन को दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत सारे दाने हैं। जैसे लड़का, अब यहाँ भी मैंने गलत ही कर दिया, अब क्या बताएं आपको, रुक जाइए। तो दाना लड़का से क्या हो गया हमारा? लड़के। लड़का क्या है? एक वचन है, इसमें ए प्रत्यय लग गया, हो गया लड़के, तो बन गया हमारा लड़का।
से क्या बन गया, लड़के। और लड़का क्या है, एक वचन है, लड़के हमारे हैं बहुवचन, जो कि पहले हमने वहाँ का प्रयोग करके आपको बता दिया है। अब ये तो हो गया ए प्रत्यय लगाने पर बनने वाले बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाना हो तो ए प्रत्यय लगाएंगे। अब किन किन शब्दों में लगाएंगे, किस प्रकार लगेगा, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा नियम हमारा कहता है कि अकारांत। अब अकारांत क्या है, मतलब कि कोई ऐसा शब्द दिया गया हो जो लास्ट वाला शब्द हो, मतलब जो अंतिम अक्षर हो उसमें आ, मतलब दीर्घ आ की मात्रा हो, वो हो जाएगा हमारा आकारांत। अब आकारांत स्त्रीलिंग मीन्स कि मतलब जो दीर्घ मतलब जिसमें जिस अक्षर में दीर्घ आ लगा होगा वो स्त्रीलिंग शब्द हो, ऐसा। जैसे है हमारा रामा, क्या है, रामा, तो ये है स्त्रीलिंग, ठीक है। नहीं, हम लिख लेते हैं लता, क्या लिख लेते हैं, से लता है, लता। ये आकारांत स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये जो आ की मात्रा है इसीलिए इसको आकारांत कहा गया, आकारांत, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द। तो यही इसमें कहा गया है कि जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसमें हम क्या करें, आई प्रत्यय, आय प्रत्यय जोड़ दें, तो उससे हम क्या होगा कि एक मतलब एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। कौन सा शब्द हो, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में हम क्या करें, आई प्रत्यय जोड़ दें, ठीक है, आए, आए, ऐसा बोलिए आप, उसमें प्रत्यय जोड़ दें तो उससे क्या बन जाएगा, हमारा एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। अब जैसे कौन कौन से, जैसे हमारा माताएं हैं, सॉरी माता है, तो माता क्या है, माता हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। अगर कहा जाए कि सभा में बहुत सारी माताएं बैठी हुई हैं, बहुत सारी माता, ऐसा कहा जाए सभा में माता बैठी हैं, तो कोई एक माता है। लेकिन ऐसा कहा जाए कि सभा में माताएं बैठी हुई हैं, तो आए आ गया ना, तो ये हमारा क्या है, ये इससे हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी माता बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं। तो जो आए प्रत्यय लग गया, ये हमारा क्या है, ये बहुवचन बना रहा है शब्द को। माता क्या है, हमारा एक वचन है। अब जब इसमें हम आई प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा माताएं, ठीक है। आ जाता है हमारा शिला। शिला में जब हम क्या करेंगे, आए प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा शिलाएं। शिला हमारा है एक वचन और शिलाएं क्या है, बहुवचन है। अध्यापिका, तो अध्यापिका हमारा एक वचन है और स्त्रीलिंग शब्द है। अगर अध्यापक होता तो पुल्लिंग था और एक वचन वो भी था, तो अध्यापिका से हमारा बन जाएगा अध्यापिकाएं, जो कि बहुवचन है। कथा, कथा हमारा क्या, एक वचन है, लेकिन कथाएं क्या है, ये बहुवचन है। विधवा, विधवा हमारा एक वचन शब्द है। अगर इसमें आए प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा विधवाएं, बहुत सारे विधवाएं, ठीक है। सीमा, सीमाएं, मतलब कोई एक सीमा है, आपने कहा कि उसने कई सारी सीमाएं लांघ दी, तुमने सीमाएं लांघ दी, तो मतलब एक सीमा नहीं, तुमने कई सारी सीमाएं भैया लांघ दी है। तो यहाँ पर जो सीमा है हमारा स्त्रीलिंग अकारांत, मतलब कि एक वचन है, और इसमें जब आए प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा सीमाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आत्मा है, तो आत्मा जो है वो क्या है, एक वचन है। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, ए प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा आत्माएं। बाधा, बाधा में बाधाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाधाएं हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है हमारा, तीसरा नियम कहता है कि एक मिनट रुकिए, तीसरा नियम हमारा कह रहा है कि अकारांत, अकारांत मीन्स कि लास्ट में कोई मात्रा ना हो। जैसे है आम, क्या है, आम दिया गया, तो ये अकारांत है, क्या है, अकारांत शब्द है। अगर आमा दिया गया होता तो आकारांत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कहा गया है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम वर्ण में ए की मात्रा लगाकर। तो हमारा क्या है कि पहले हमने देखा था आकारांत, मतलब आ की मात्रा लास्ट में दीर्घ आ की, लेकिन यहाँ पर ह्रस्व आ की बात की जा रही है कि अगर स्त्रीलिंग शब्द जिसमें ह्रस्व आ लगा हो, उसके अंतिम वर्ण में अगर हम मतलब ऐ लगा दें, ऐ की मात्रा लगाएं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। अब
ठीक है। जैसे एक वचन और बहुवचन, तो एक वचन में क्या होगा, एक वचन जो शब्द दिया रहेगा उसमें हम एक ही मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा हमारा बहुवचन। जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक में अगर एक ही मात्रा लगाया जाए तो हो जाएंगी पुस्तकें। क्या हो जाएगी, पुस्तकें। तो ये क्या है, बहुवचन है। मेज, मेजें, मतलब पुस्तक मेज पर रखी है। फिर मैंने कहा पुस्तक मेजों पर रखी हैं, पुस्तकें मेजों पर रखी हैं, मतलब बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कई मेजों पर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर पुस्तकें और मेजें दोनों ही बहुवचन है। अगर मैंने कहा पुस्तक मेज पर रखी है, मतलब कोई एक पुस्तक है जो किसी एक मेज पर रखी हुई है। तो यही है कि पुस्तक क्या है, जब पुस्तक में हम ए प्रत्यय लगाएंगे या ए की मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा पुस्तकें, तो हो जाएगा हमारा एक वचन से बहुवचन। मेज, मेज में जब ए की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा मेजे, तो हो जाएगा हमारा एक वचन से बहुवचन। मेजे क्या है, हमारा बहुवचन है, मेज हमारी एक वचन है। अगर ऐसा आपको ना समझ में आए तो आप लोग क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग करके देख लेंगे। जैसे मेज है, तो मैंने कहा कि गिलास मेज पर रखा है, तो कोई गिलास है, किसी एक ही मेज की तो बात की जा रही। अब आप ये कहते हैं कि गिलास मेजों पर रखी है, गिलासें मेजों पर रखी हुई हैं, या गिलास मेज पर रखी हुई है, ये तो एक ही हो गया। ऐसे कहें कि गिलासें मेजों पर रखी हुई हैं, तो जो मेजों है ये आपको बता रहा है कि कई सारी मेजें हैं जिस पर गिलासें रखी हुई हैं। ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका है भाई कि नियम वम ना ही अब बताना था, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छे से आप इसको समझ लेंगे तो अच्छी बात है, चीज़ें गलत नहीं होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ने से तो अच्छा है, अगर ये सारी चीज़ें देखने से तो अच्छा है, मतलब कि अगर कोई भी शब्द दिया गया है और आपको पहचानना है कि एक वचन है या बहुवचन, तो सबसे बढ़िया यही है कि आप लोग वाक्य प्रयोग करके देख लें कि ये एक वचन है या बहुवचन। सबसे बढ़िया तरीका यही है मेरे हिसाब से, अब आपको जो सही लगे। ठीक है। तो फिर आँख है, आँख का बहुवचन हो जाएगा आँखें। क्या हो जाएगा, आँखें हो जाएगा। आंत तो हो जाएगा आंतें। ठीक है। अब चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है कि इकारांत, मतलब जो लास्ट वाला शब्द हो उसमें, जैसे आ जाए आपका, क्या आ जाए, जैसे यह लिपि दिया गया है, तो अकार इकारांत और ईकारांत है, मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई लास्ट में आए, जैसे लिपि है। ठीक है। तो यहाँ पर ह्रस्व ई आ रहा है, मतलब ह्रस्व ई की मात्रा आ रही है। नारी, मतलब कि यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा आ रही है, तो यही इकारांत और अकारांत है। ठीक है। जो लास्ट में मात्रा है उसी के अनुसार हम जो अकारांत, इकारांत, ईकारांत, ऊकारांत, ये सारे शब्द आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें इसी प्रकार हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इकारांत तथा ईकारांत शब्दों के अंत में ई या के, देखिए ई या, मतलब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर, मतलब या पर चंद्रबिंदी या, इसको पढ़ेंगे या इया, ऐसा क्या करें, हम जोड़ दें तो हमारा एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे किसके स्थान पर है, दीर्घ ई या ह्रस्व ई के स्थान पर है। जैसे लिपि है, तो लिपि में जब हम लोग या प्रत्यय जोड़ेंगे ये वाला तो हो जाएगा लिपियाँ। लिपि, मैंने कहा कि मैंने आपको लिपि दी थी, तो कोई एक लिपि दी थी, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि मैंने आपको लिपियाँ दी थी, आपने क्या की, तो मतलब मैंने आपको बहुत सारी लिपियाँ दी थी जो आपने क्या की। ठीक है। तो लिपि एक वचन है और लिपियाँ हमारी बहुवचन है। जाति, मैंने कहा आप किस जाति के हैं। ठीक है। फिर किसी व्यक्ति ने आके कहा कि अ, अपनी जातियाँ बताओ, मतलब अपनी जातियाँ बताओ, तो जातियाँ बहुवचन है, जाति एक वचन है, तो भाई किसी एक जाति के होंगे। अब जातियाँ तो बहुत सारे वो जातियाँ आ गई। नारी, नारी में कोई एक नारी है, लेकिन यहीं पर नारियाँ आ जाए तो हो जाएगा बहुवचन, मतलब कई सारी नारियाँ। जैसे कलाई है, तो कलाइयाँ, क्या हो जाएगा, कलाइयाँ। कलाई क्या है, एक वचन है, लेकिन इयाँ यहाँ पर लग गया प्रत्यय, तो ये हो गया कलाइयाँ, जो कि बहुवचन है। प्रति, तो प्रति हमारा क्या है, प्रति क्या है, प्रति हमारा है एक वचन। अब इसमें हमने या जोड़ दिया, या तो हो जाएगा प्रतियाँ, तो प्रतियाँ हमारा क्या है, बहुवचन है। अब ये तो हमारे हो गए, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है,
यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। उन सब से बने ना बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ आप बहुत अच्छे से देखें कि कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एकवचन में प्रयुक्त होते हैं और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अक्सर आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लें या किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा कर देख लें, अगर वो वचन से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका इन्हीं सब से पूछा गया है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एकवचन है या कौन सा बहुवचन है। तो ऐसे ही शब्द आपके दिए जाते हैं, जो जिसमें दिया गया है ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके वाले शब्द हैं, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ऊपर वाला मत याद रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो एक सदा एक वचन और सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, इसे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लें। और सारा मैंने वाक्य प्रयोग भी कर दिया है, ठीक है, तो उसको भी आप अच्छे से देख के तब याद कर लें, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो जनता, ठीक है, जनता जो शब्द है ये हमेशा क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होता है, जनता। फिर है परिषद, परिषद भी हमारा सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला है। सोना, सोना भी हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, ध्यान रखेंगे। पानी, ये भी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा। क्षमा, क्षमा ये भी एक वचन में सदा प्रयुक्त होगा, इसका कोई बहुवचन नहीं है। क्रोध, इसका भी कोई बहुवचन नहीं, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा। प्रेम, प्रेम भी हमारा क्या है, एक वचन है। घी, ये भी एक वचन में है, मतलब जितने भी द्रव्य हैं ये सारे हमारे एक वचन के अंतर्गत आएंगे, ऐसा आप याद रख लें। फिर है हमारा दही, दही अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि दही जो है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कि दही जो है ये पुल्लिंग है और एक वचन वाला है, मतलब हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है दही, और पुरुषवाचक है, क्या सॉरी, हाँ, पुल्लिंग शब्द है, ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। आकाश, ये भी एक वचन का शब्द है, हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। पृथ्वी, वर्षा, सत्य, झूठ, चांदी, आग, तेल आदि, ये सारे शब्द क्या हैं, आपके एक वचनांत हैं, मतलब हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, इसका बहुवचन नहीं होता है। तो ये इतनी चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद कर लें। अब इसको कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वाक्य प्रयोग किया गया है, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे है जनता, तो जो जनता शब्द था, देश की जनता जाग उठी। अब यहीं पर हो जाता देश की जनता जाग उठे, तो वाक्य नहीं बन रहा। तो उठी मतलब जो जनता है वो क्या है, वो एक्टिव हो गई है, जाग गई है। तो यहाँ पर जो जनता शब्द है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है। अगर अगर यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आएगा इस प्रकार भी बन सकता है, बना है कि ऐसे एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें ऐसे जनता पर टिक कर दिया गया और बोला गया कि निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द बताइए, रेखांकित शब्द में कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, या दोनों है, या कोई नहीं है। तो जनता, मैंने आपको बताया कि जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, मतलब इसका बहुवचन नहीं होता है, तो ये हमारा क्या है, एक वचन है, ठीक है। जैसे पानी है, तो मैंने आपको बताया कि जितने भी द्रव्यवाचक पदार्थ हैं, संज्ञा में जो द्रव्यवाचक हमने पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत जितने भी शब्द आएंगे वो सारे ही हमारे क्या होंगे, एक वचन में प्रयुक्त होंगे। जैसे गिलास में पानी है, तो जैसे अब यहाँ पर देखिए गिलास में पानी है, गिलासों में पानी है, तो बहुत सारे गिलास हैं उसमें पानी है, मतलब कि इसमें पानी में कोई अंतर नहीं है। गिलास से गिलासों हो गया, वो बहुवचन में चला गया, लेकिन पानी हमारा एक वचन में ही हमेशा प्रयुक्त होगा। सोना बहुत महंगा हो गया है, तो जो सोना है वो क्या है, हमारा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। उसकी बात में सत्य नहीं है, तो जो सत्य है, ठीक है, और बात है, बात और सत्य ये दोनों ही हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अब इसका बात, जो बात शब्द दिया गया है, इसका बातों भी हो जाता है, ठीक है, तो इसको आप रहने दें। ये जो सत्य है ये हमारा हमेशा एक वचन वाला शब्द है, ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उसका एक वचन नहीं होता। अब कौन कौन से हैं, जैसे समाचार हो गया,
प्राण हो गए, हस्ताक्षर हो गए, बाल, रोग, दाम, आँसू आदि। ये सब क्या है हमारे हमेशा एकवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। और ये अभी मैंने दोबारा मैं बताया दे रही हूँ, दोबारा क्या 3 से 4 बार मैं बता चुकी हूँ कि ये जो सदा एकवचन और बहुवचन वाले शब्द हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, ठीक है? मतलब बनता है, ज़रूरी नहीं यहीं से बन जाए भाई। नहीं आप लोग कहें कि आप कह रही थी यहीं से बनेगा। कहीं से भी बन सकता है, लेकिन अक्सर यहीं से पूछा जाता है, मैं ये कह रही हूँ। प्राण, तो उसके प्राण उड़ गए, तो जो गए है ये बहुवचन के लिए आ रहा है। तो प्राण क्या हुए? प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए। तो गए जो शब्द आ रहा है ये दर्शा रहा है कि क्या है, बहुवचन वाले हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि जिस शब्द के लिए कोई आदर वाला शब्द आ जाए, जैसे कि अब आप पिताजी जो हैं, पिताजी, आप ये तो नहीं कहेंगे पिताजी ऑफिस गया, आप कहेंगे पिताजी ऑफिस गए। गए कहेंगे, मतलब आदरणीय शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जिसके लिए आदर वाला भाव आ जाए, मतलब आदर वाला शब्द उसके पीछे लग रहा हो, तो वो हमारा बहुवचन में ही आएगा। ऐसा भी मान लीजिए आप लोग, जैसे है उसके प्राण उड़ गए, आप ऐसा नहीं कहेंगे उड़ गया, नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे उसके प्राण उड़ गए, मतलब कि आदर का भाव आ रहा है यहाँ पे। तो जो प्राण है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। फिर है आंसू, तो उसकी आँखों से आँसू बह गए, बह रहे हैं। आपने ये नहीं कहा कि उसके आँखों से आँसू बह रहा है, नहीं, आपने ये कहा कि उसके आँखों से आँसू बह रहे हैं। तो जो आँसू शब्द है ये हमारा क्या है, हमेशा एकवचन सॉरी बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, जैसे है हस्ताक्षर। क्या है? हस्ताक्षर। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया। मैंने आप ये कहेंगे या जो भी है ये कहेगा कि आप ऐसा कभी कह सकते हैं कि मैंने उनसे हस्ताक्षर करवा लिए। ये नहीं कहेंगे करवा लिया, नहीं, मैंने उनसे हस्ताक्षर करवा लिए। मतलब कि जो हस्ताक्षर है इसके लिए जो आदर भाव आ रहा है, इसलिए ये बहुवचनांत है, मतलब कि बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब ये आप मान लें कि जिसके पीछे आदर वाले शब्द लग जाएँ, जैसे किए, गए, ये सब, ठीक है? तो ये बहुवचन में आ जाएँगे। दर्शन, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। आप ये नहीं कहेंगे मैंने गुरु जी का दर्शन किया। किया जो है ये सही नहीं है। आदर नहीं, आदर आप नहीं दे रहे हैं, मतलब आदरणीय शब्द नहीं है। अगर आपने कहा मैंने गुरु जी के दर्शन किए, तो ये क्या है, आप गुरु जी का आदर भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो जो दर्शन है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगर देखिए, अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो बाय चांस मेरे मुँह से गलत निकल जाए, मतलब गलत का ये मतलब नहीं कि हाँ कुछ गलत बोल दें, नहीं, मतलब कुछ ऐसा जो बताते समय थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाएँ, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि ये चीज़ें मैंने आपको गलत बता दी और उसको सुधारने में भी मुझे मौका मिलेगा। और ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अब बाय चांस हो जाता है। जैसे कि एक वीडियो में हो गया था, जब हम सीटेट का पढ़ा रहे थे ना, ईवीएस, तो प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन था, तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, नहीं, ये नहीं हुआ था। क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, केवल आंसर ही दिख रहा था। तो मतलब बाद में जब मैंने वीडियो देखा, कमेंट भी आए, तो मुझे पता चला कि हाँ भाई मेरी गलती है यहाँ पे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यही मैं बता रही हूँ आपको, अगर कुछ ऐसा हो बाय चांस अगर गलत हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? फिर है लोग, जैसे मैंने कहा बहुत बाहर बहुत लोग खड़े हैं, तो जो लोग है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगर यहाँ कहा जाता बाहर बहुत सारे लोगों खड़े हैं, तो लोगों तो नहीं होगा, लोग ही है, लेकिन ये बहुवचन में प्रयुक्त होगा। अब लोग में बहुत सारे लोग आगे, कोई एक तो लोग कहा नहीं जाएगा। अगर कोई एक खड़ा है तो आप कहेंगे बाहर एक व्यक्ति खड़ा है। तो अगर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं एक जगह पर, तो वही हमारे लोग कहलाएंगे। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, बहुवचन। और लोग क्या है, हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, इसका एक वचन नहीं बनता है। ठीक है, जैसे समाचार, मैंने समाचार सुने या हमने समाचार सुना, तो भाई सुना आ गया, नहीं? तो क्या हुआ यहाँ पर, जो समाचार है, सुना तो आपने कोई एक चीज़ तो सुना नहीं होगा, समाचार में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं।
अब इसका कहा जाए कि समाचार का बहुवचन बताइए, सॉरी एकवचन बताइए, तो समाचार समाचार है, इसका एकवचन होगा ही नहीं। समाचार में कोई एक चीज़ तो होगी नहीं, एक शब्द बोल दिया जाए, समाचार में बहुत सारे होते हैं। तो ये हमेशा क्या है, समाचार जो है हमेशा बहुवचनांत वाले शब्द हैं। बाल, उसके बाल काले हैं। बाल में बाल जो है ये क्या है हमारा, बाल भी हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अब ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आप देखिएगा, सभी में ये एक ही मात्रा लगी हुई है या कोई आदर भाव लगा होगा, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या हैं, बहुवचनांत हैं। दर्शन किए, हस्ताक्षर की, कर दिए, बह रहे, उड़ गए, तो इस प्रकार आपके शब्द आ जाएंगे जो भी बहुवचनांत वाले होंगे, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने लगे। दाम, जैसे आजकल आम के दाम बढ़ गए हैं, आजकल आम का दाम बढ़ गया है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, मतलब कि इसमें आदर भाव नहीं है। बढ़ गए, किसी एक का दाम तो बढ़ नहीं रहा, बढ़ेगा तो सभी का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वचन, और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये हमें समझ में नहीं आया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अगला वीडियो रहेगा ईवीएस का, जो कि हमारी क्लास होगी कल, क्योंकि नेटवर्क इशू रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, और आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और वीडियो आप लोग पूरा देखा करें। जो भी कमी रहे आप लोग ज़रूर बताएं, उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। और कमेंट भी ज़रूर किया करें। बाय बाय।